हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूं यूटिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर से पहले हम लोग बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ऑलरेडी 7 से 8 चैप्टर इंडियन पॉलिटी के कवर कर चुके हैं, डिटेल्ड मैनर में कवर कर चुके हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी इन इंग्लिश के, तो एक प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसमें 81 लेक्चर्स में पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी को ऑलरेडी, इट्स जस्ट कि वो इंग्लिश में है। सो अगर आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है और वन गो में इंडियन पॉलिटी को कंप्लीटली कवर करना चाहते हैं, सो वो वाला प्लेलिस्ट जो है इंडियन पॉलिटी इन इंग्लिश, उसको रेफर कर सकते हैं। और अगेन वो वाला प्लेलिस्ट अराउंड 105 आवर्स 1010 आवर्स रादर का प्लेलिस्ट है, जिसमें प्री और मेंस दोनों जितना कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जितना इन डेप्थ मैं गारंटी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी टॉल क्लेम अबाउट, ठीक है, दिस हैज बीन अप्रिशिएटेड इनटू द कमेंट सेक्शंस, यू कैन चेक, ठीक है, चाहे पंचायती राज के वीडियोज हो, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, चाहे फंडामेंटल राइट्स के, आप लोग कमेंट्स चेक कर सकते हैं और तब आपको पता लगेगा कि उस वीडियोस की एक्चुअली क्वालिटी क्या है। सो जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से यू डू हैव वेरियस यूट्यूब चैनल्स जो कि इंडियन पॉलिटी के कोर्स को 60 घंटे में, 45 घंटे में, 50 घंटे में कवर करवाया है। बट लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर वाचिंग दीज वीडियोस गाइज, यू आर एंडेंजरिंग योर प्रिपरेशन इटसेल्फ, बिकॉज वो कंप्लीटली प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्री की डिमांड तो आप कंप्लीटली उस हवा में रहते हो कि हमारे ओके इंडियन पॉलिटी हैज बीन covered, but the kind of analysis, the kind of, see, if you are preparing for the public service, the various state public service commission, then manageable, उन YouTube के वीडियोस के साथ आप लोग काम चला सकते हो। बट जिस टाइप का पर्सपेक्टिव, जिस टाइप का इन डेप्थ रिक्वायरमेंट, जिस टाइप की कॉम्प्रिहेंसिवनेस इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी डिमांड करता है, उस टाइप की एनालिसिस आप लोग देखोगे। मैंने देखा, जो कमी मैंने फील की है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उस तरह की एनालिसिस आपके यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट नहीं है। एंड दैट्स वाई जो लेंथ जो बढ़ी है इंडियन पॉलिटी, हमारा जो लेंथ है हमारे चैनल पे, जो वीडियोस है, जनरली आप लोग देखोगे कि वीडियोस 20 मिनट या चले एक सर्टन काइंड ऑफ क्लाइंटली को कवर करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए हमने वीडियोस नहीं बनाया कि 20 मिनट का वीडियो बना दिया 30। हालांकि एक मैं अपने चैनल के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करो, तो इट वुड हैव बीन वाइज कि 20 मिनट या 30 मिनट के वीडियोस ही बनाया जाए। बट वीडियोस जो हैं 1.5 घंटे के, 2-2 घंटे के वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। बिकॉज मेरा मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे एक सिटिंग में बैठ के प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो आप यूपीएससी के कैंडिडेट नहीं हैं। एंड दिस चैनल आई वांट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स व्यूअरशिप, बट रादर आई वांट दिस चैनल टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दोज पीपल हु डज हैव एबिलिटी टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। सो अगर आप 20 मिनट या 30 मिनट वाली कैटेगरी में हो कि नहीं मुझे तो छोटे छोटे वीडियो चाहिए, सो दिस चैनल और दीज वीडियोज आर नॉट गोइंग टू बी फॉर यू, ठीक है। सो आप लोग इसे अभी के अभी एग्जिट मार सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो बेसिक सबसे पहले इस वीडियो में डेवलप करने से पहले इस वीडियो का हम लोग स्कोप देख लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले पिलर में कि व्हाट एंड व्हाई एस्पेक्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर और क्यों बेसिक स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आया। क्या बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनली पार्ट था 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है, जब ऑपरेशनलाइज किया जाता है, 1950 में ऑपरेशनलाइज किया गया था, राइट। सो जब ऑपरेशनलाइज किया जाता है तो क्या इंडियन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, या ये जुडिशियली इवॉल्व प्रोसेस है, या जुडिशियली इवॉल्व एलिमेंट है। सो इसके बारे में हम लोग फर्स्ट पिलर में डिस्कस करेंगे। देन किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर के, जो नंबर ऑफ एलिमेंट 90 से, अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेशनलाइजेशन में, और ये प्रीलिम का आपका एक फैक्चुअल स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो बेसिक स्ट्रक्चर नाम की जो चीज है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। ये जुडिशियली इवॉल्व, जुडिशियली इमर्ज्ड, या जुडिशरी ने जो इनोवेशन किया है, सो जुडिशरी ने इसको निकाला है और उसके बाद ये इवॉल्व हुआ है ना। इवॉल्व होने से क्या मतलब है, 1973 में जब केशवानंद भारती केस के थ्रू इसका इवोल्यूशन HR खन्ना चेयर, जो केशवानंद भारती 13 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो लगी थी, तो उसमें इसका इवोल्यूशन इमरजेंस होता है, सॉरी, एंड देयर आफ्टर थ्रू वेरियस केस, केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, रिपब्लिकन सिस्टम होना चाहिए कि नहीं, डेमोक्रेसी होना चाहिए या नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए या नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए कि नहीं। सो ये सभी एलिमेंट धीरे धीरे केशवानंद भारती केस ने जब इनिशियली बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ होना चाहिए, है
है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ व्हाट एंड वाई एस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो वर्ड है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली ये आपका इंडियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ये जुडिशरी ने इमर्ज एंड इवॉल्व किया। तो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ और ये वाला पार्ट जो है सेकंड पिलर ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट डिस्कशन ऑन दिस पार्ट कि ये वीडियो जो है आपकी काफी ज्यादा लंबी होने जा रही है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं चाहूं लक्ष्मीकांत के पर्सपेक्टिव से तो इस चैप्टर को मैं 35 से 40 मिनट में रैप अप कर सकता हूं विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्री एंड द मेंस एज वेल। बट इस वीडियो में मैं क्या करने जा, इस वीडियो की लेंथ हो सकता है लंबी हो जाए, इस वीडियो को हो सकता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े, वो जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तब मैं डिसाइड करूंगा वेदर दिस वीडियो इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और इट शुड रिमेन अ कंसोलिडेटेड सिंगल वन। बट जो मैं बता रहा था कि टाइम यहां लगने वाला है, द रीजन बीइंग कि जो केसेस इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, बी इट शंकरी प्रसाद केस, बी इट योर केशवानंद भारती केस, बी इट गोलकनाथ केस, हालांकि सीक्वेंस ये था शंकरी प्रसाद देन गोलकनाथ देन केशवानंद भारती केस, देन यू हैव दिस 24th 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मिनर्वा मिल केस। सो ऑल दीज केसेस विल बी डिस्कसिंग और इस केसेस को डिस्कस करने का मैंने यूनिक अप्रोच ये लिया है कि इन केसेस को डिस्कस करते वक्त इन केसेस की हिस्ट्री या फिर एक स्टोरी के फॉर्मेट में हम लोग इन केसेस को ताकि लास्ट लॉन्ग ये आपकी मेमोरी में रह सके। ठीक है, तो वेरियस केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड थ्रू दिस वेरियस केसेस कंटिन्यूअसली एक थ्रेड आपको देखना है इन जब केसेस का डिस्कशन करेंगे, किस तरह जुडिशरी एक जजमेंट के साथ आती है, फिर एग्जीक्यूटिव इंदिरा गांधी उस टाइम आपके मेजोरिटी में थी, बहुत पावरफुल लीडर हुआ करती थी, पार्लियामेंट में उनके पास मेजोरिटी, तो किस तरह से वो मेजोरिटी का यूज करके सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स को नलीफाई करने की कोशिश करती हैं थ्रू 24th 25th 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, सो किस तरह से जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का कंटिन्यूअस टसल होता है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आता है, फिर उसको ओवररूल करने के लिए खुद जुडिशरी आती है थ्रू योर गोलकनाथ केस, देन आपका गोलकनाथ केस में जो जजमेंट दिया जाता है उसके लिए 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैडम गांधी लाती है उसकी जजमेंट को नलीफाई करने के लिए या अनइम्पैक्टफुल बनाने के लिए। देयर आफ्टर केशवानंद भारती केस एक बैलेंसिंग एक्ट करता है, उस बैलेंसिंग एक्ट में भी मैडम को कुछ ना कुछ नजर आता है। मैडम जब मैं कह रहा हूं मैडम इंदिरा गांधी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव के पार्ट थी, जो कि गवर्नमेंट का पार्ट थी, जो कि पार्लियामेंट का पार्ट उस टाइम थी। और उसके बाद मैडम तो सबसे बड़ा जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके साथ आती है। तो ये सब चीजें हम लोग थ्रू वेरियस केसेस देखेंगे और किस तरह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो कंटिन्यूअस टसल उस टाइम वो 15 साल या 10 साल के पीरियड में चल रहा था वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने की कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्यों इमरजेंसी में आया। तो जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली वाज नॉट पार्ट ऑफ इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिटरल मीनिंग इस बेसिक स्ट्रक्चर का या डिक्शनरी मीनिंग इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक चीज हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल 368 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, और आर्टिकल 368 के बारे में हम लोग जानते हैं कि अमेंडिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट को देता है आर्टिकल 360, और थ्रू आर्टिकल 368 हम ये भी जानते हैं कि भाई पार्लियामेंट जब चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। इन चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब सवाल ये मैं उठा रहा हूं यहां कि पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्या पार्लियामेंट ये कर सकती है क्या कि जो एग्जिस्टिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फोर फादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने दिया, उसको कंप्लीटली, ठीक है, अमेंडिंग पावर आपको है। आप कहते हो कि नहीं, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग दैट अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368, अगर आज की पार्लियामेंट जो कि 2021 में आज की पार्लियामेंट अगर बैठे और कहे ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यूजलेस डॉक्यूमेंट है, हम इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म करते हैं, कोलैप्स करते हैं और रीराइट करते हैं, पार्लियामेंट बैठती है आपकी और रीराइट करते हैं इस 2021 में एक नया का नया संविधान। ठीक है, अगर मेजोरिटी है, 3/4 मेजोरिटी की आपको जरूरत है, सॉरी 2/3 स्पेशल मेजोरिटी की आपको जरूरत है, और उस 2/3 स्पेशल मेजोरिटी को अगर कोई गवर्नमेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अगर मैनेज कर लेती है, ठीक है, नहीं भी है तो मैनेज अगर थ्रू कोलिशन और थ्रू देयर फ्रेंडली पार्टीज अगर मैनेज कर लेती है, तो क्या अब इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा सकता है और उसकी जगह एक नया कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन 2021 हम लोग ला सकते हैं क्या, या पार्लियामेंट ला सकती है क्या? और क्या लाने का, चलो ला सकती है, हो सकता है नंबर्स इतने मिल जाए करंट एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन के पास, हो सकता है नंबर ऑन अकाउंट ऑफ पॉपुलैरिटी दैट द करंट रेजिम हैव, हो सकता है कि नंबर्स उतने मिल जाए, फ्रेंडली पार्टी जो है वो सपोर्ट कर दे और कॉन्स्टिट्यूशन, सो शुड इट बी अलाउड रादर देन कि कर सकती है या नहीं, शुड इट बी अलाउड टू बी डन कि भाई इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करो और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें डेमोक्रेसी की जगह आपको नहीं, अब तो ऑटोक्रेसी चलेगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ आप कहो कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंप्लीटली चलेगी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को आपको नहीं, रूल ऑफ लॉ के नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर चलेगा। तो इस तरह के सिस्टम, फेडरलिज्म की जगह नहीं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म की जगह आप कहो कि नहीं ये जो कंट्री है ये कंप्लीटली कम्युनल और हिंदू राष्ट्र। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्या जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ नंबर्स, जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ मेजोरिटी इनटू द पार्लियामेंट, क्या इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए देने का या बनाने का एक राइट किसी गवर्नमेंट, किसी भी एग्जीक्यूटिव के पास या किसी भी ये पार्लियामेंट को दिया जाना चाहिए क्या? अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट, तो आंसर शुड बी यस, पार्लियामेंट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग व्हाट वी आर फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो आंसर लॉजिकली शुड बी यस, बट कॉन्स्टिट्यूशन अगर एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को देखें, सो द आंसर शुड बी नो, ये अलाउ नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ये अलाउ नहीं किया जा सकता, ये आपके 1973 में केशवानंद भारती केस में फील होता है जुडिशरी को कहीं ना कहीं, बिकॉज 1973 से पहले थ्रू वेरियस केसेस, शंकरी प्रसाद केस, देन यू हैड दिस गोलकनाथ केस, देन मैडम गांधी जो कंटिन्यूअस मोस्ट ऑफ टाइम जो आर्बिट्रेरी स्टैंड्स, फंडामेंटल, हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कंटिन्यूअस टसल मैडम चलाती हैं, मैडम गांधी चलाती है, और डीपीएसपी के कुछ गोल्स इंप्लीमेंट करना चाहती थी, उसके आड़े फंडामेंटल राइट्स आते थे और फंडामेंटल राइट्स को 2 मिनट मैडम नहीं लेती थी ऑन अकाउंट ऑफ मेजोरिटी, उस फंडामेंटल राइट्स को उड़ा देती थी, राइट टू प्रॉपर्टी को उड़ा दिया, बहुत सारे वेरियस राइट्स को, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी को कई बार इग्नोर करती थी, और अपनी जो उनकी, ठीक है, डीपीएसपी में बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो कि सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, बट उस प्रोसेस को और उस गोल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको राइट, एग्जीक्यूटिव को ये राइट नहीं है कि आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ नंबर्स वो इंप्लीमेंट करे, ठीक है। सो ऐसा हो रहा था 1973 तक कंटिन्यूअस ये हो रहा था, और जो 1973 से पहले अराउंड 7 साल का ऐसा पीरियड था, 7 से 8 साल का पीरियड जो मैडम गांधी वाला पीरियड था, वो उसमें कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूटिव ने अपने नंबर्स का मिसयूज किया, अपने पावर्स का इन द पार्लियामेंट मिसयूज किया, और ये सब चीजें जो है, जो मैं कोलैप्सिंग कह रहा हूं, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो कोलैप्स नहीं किया गया, बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि सप्रेस नहीं होने चाहिए उनका सप्रेस किया गया। इसलिए 1973 में थ्रू केशवानंद भारती की ऐसी नौबत आती है कि जुडिशरी को बेसिक बोला जाता है, जुडिशरी फाइनली बोलती है कि नहीं 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 भाई एग्जीक्यूटिव, नहीं नहीं भाई पार्लियामेंट, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है आपके पास नंबर्स हैं बट, और आपको अमेंडिंग पावर भी हमने थ्रू आर्टिकल 368 हमने अमेंडिंग पावर भी दिया हुआ है, बट उस अमेंडिंग पावर का यूज करके, उस आर्टिकल 368 का आप यूज करके आर्बिट्रेरली कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। देयर आर सर्टन, तो उन्होंने क्लासिफाई किया कि कुछ चीजें जो है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, या कुछ चीजें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, एक आइडेंटिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उन कुछ चीजों में फेडरलिज्म आज मानी जाती है, सेक्युलरिज्म आज मानी जाती है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मानी जाती है, डेमोक्रेसी मानी जाती है, सेपरेशन ऑफ पावर माना जाता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी माना जाता है, फाइन बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स माना जाता है। अराउंड देयर आर 20 एलिमेंट्स आज के डेट में जिनको बोला गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका आर्टिकल 368 को यूज करके ये जो फीचर्स मैंने बताए हैं और आगे जो लिस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इनका आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप टच करो, आपको अमेंड करना है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड करना है, डीपीएसपी अमेंड करना है, सिटीजनशिप एक्ट अमेंड करना है, कोई नया फॉर्म लॉ लाना है, कुछ और चीजें करनी, आप करो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो एलिमेंट्स जो कि हम कंटिन्यूअसली, और कोई दायरा नहीं फिक्स किया, जब जुडिशरी ने जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इवॉल्व किया, इमर्ज किया और इवॉल्व किया, तो उन्होंने आज भी दायरा नहीं फिक्स किया कि ये लिमिट है या ये बाउंड्रीज है। नो, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस है। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसमें 1-2 एलिमेंट्स और इंट्रोड्यूस कर सकती है, 4 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, 5 एलिमेंट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव टसल, किस टाइम के जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव टसल हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोलकनाथ का
जजमेंट जब पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस का जब जजमेंट पढ़ेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट इज दिस जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव टसल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दैट एरा ऑफ 1960s एंड 1970s नेसेसिटेड इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम लोग डेवलप करेंगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हो सकता है इस पोर्शन में फिर से आपको वापस आना पड़े। तो कोई भी चैप्टर अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, मेक श्योर कि आप लोग 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार वीडियो देखो। पहली बार में वीडियो 1 की स्पीड में देखो, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो 1.25 1.5 तक जा सकते हो, और दूसरी बात थोड़ा सा और फटाफट आप कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये बेसिक एग्जांपल्स ले लिया है मैंने, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन और रूल ऑफ लॉ वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका लाइन हो सकता है। फैक्चुअली डाल दिया जाए प्रीलिम की एक स्टेटमेंट में, एच आर खन्ना जो कि 13 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी 1973 में, आपका केशवानंद भारती केस के नाम से जो 13 मेंबर बेंच जो बैठी थी, उसने ये डिसीजन, उस बेंच ने जो है केशवानंद भारती बेंच ने वो ये जजमेंट दिया था, और बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज जो है वो इमर्ज यहां से हुई थी 1973 में, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं तो ये सारे केसेस जो हैं, या फिर जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव के जुडिशरी द्वारा स्कैन किए हुए ये केसेस हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ने डिफरेंट स्टैंड्स लिए हैं, सबसे पहले हम लोग शंकरी प्रसाद केस 1951 देखेंगे, देन यू हैव दिस गोलकनाथ केस 1967। इसका सीक्वेंस आप लोग याद करने की थोड़ी सी कोशिश करना, कई बार अगेन प्रीलिम में फैक्चुअल स्टेटमेंट बन जाता है। देन मैडम गांधी ने 1971 में क्या करेंगी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आती हैं। देन यू हैव दिस केशवानंद भारती केस 1973। देन मैडम गांधी अगेन 1976 में आती हैं यूजिंग विद दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड देन फाइनली मिनर्वा मिल केस जो कि 1980 में, जो कि कंप्लीटली बैलेंसिंग एक्ट करता है। तो इन केसेस में और एग्जीक्यूटिव जो वेरियस या पार्लियामेंट जो वेरियस अमेंडमेंट्स लाती है इन डिसीजंस को नलीफाई करने, मैडम गांधी 1971 में जब आती हैं तो गोलकनाथ केस के जजमेंट को, जो कि फंडामेंटल राइट्स को एक इम्यूटेबल पोजीशन, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन दे देता है, तो उसके राइट्स को नलीफाई करने के लिए आती हैं, ठीक है। फिर मैडम गांधी 1971 में जो जजमेंट लाती हैं या 25th, तो उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए या उसमें कुछ सजेशन डालने के लिए केशवानंद भारती, और ये जो पिक्चर्स हैं ये एक ही जज के हैं, जॉली LLB की है, और इन पिक्चर्स का भी अपना सिग्निफिकेंस है, वो जब वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो इससे पहले कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलप करें और इन वीडियोस, इन केसेस और इन अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कंटिन्यूअसली जब इस वीडियो को हम लोग देखेंगे, ठीक है, या फिर जब केसेस को आप लोग देख रहे होगे तो आपको कंटिन्यूअसली आपको देखना है कि किस तरह से पावर स्ट्रगल जुडिशरी और पार्लियामेंट या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कंटिन्यूअसली होने जा रहा है। और ये सारी की सारी डिबेट, सी बेसिक स्ट्रक्चर का जो इमरजेंस है या बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कंटिन्यूअसली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के इस टसल में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक डिबेट चल रहा था कि डीपीएसपी को हायर पेडेस्टल पे डाला जाए या फंडामेंटल राइट्स को हायर पेडेस्टल पर, राइट्स को या स्टेट की जो ऑब्लिगेशन, एक तरफ स्टेट्स ने राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को राइट्स दिए हैं, नॉन सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स दिए हैं, तो उन राइट्स को प्राइमेसी दी जाए या फिर डीपीएसपी में कुछ गोल्स मेंशन किए हुए हैं जो कि स्टेट की ऑब्लिगेशन है, तो उसको प्राइम, कई बार स्टेट अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए राइट टू इक्वालिटी को इग्नोर करना चाहेगा, कई बार कास्ट हायरार्की वाले बैरियर को, राइट टू अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 को वायलेट करना चाहेगा, जस्ट बिकॉज कि उसको कुछ ऐसे गोल्स, जैसे आपको बताऊं, ठीक है, कई बार वुमेन्स को आपका आर्टिकल 14, 15 और 16 बोलता है कि भाई ये इसके भी सेक्स के बेसिस पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 इज ऑल अबाउट कि सेक्स के बेसिस पे आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये नहीं होना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट 16 इटसेल्फ, अब अगर उस लाइन को वर्बैटम माना जाए तो वुमेन के उसमें या फिर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके साइड में या उनके फेवर में अगर कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होना चाहिए, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अलाउ। तो डीपीएसपी में कुछ गोल मेंशन्ड है, और डीपीएसपी के उनको, जबकि डीपीएसपी यहां तो राइट दे दिया कि भाई सेक्स के बेसिस पे किसी तरह का या फिर कास्ट के बेसिस पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, बट डीपीएसपी क्या बात करता है, डीपीएसपी
कि स्टेट्स पे, वेरियस स्टेट्स, वेरियस गवर्नमेंट्स पे ये ऑब्लिगेशन इंपोज करता है कि नहीं, जो स्पेशली एबल्ड है, जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, दैट इज वुमेन, दैट इज एससीज, दैट इज एसटी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आपने काम करना है। अब एक तरफ तो आप राइट्स की बात कर रहे हो कि नहीं, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस, तो इन सब बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, राइट्स दे दिया अधिकार। तो इन अधिकारों के बीच में और इन स्टेट की जो ऑब्लिगेशन है कि आप इनके लिए, वुमेन के लिए जो कि सोशली इकोनॉमिकली या फिर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस है, एजुकेशनली बैकवर्ड, तो उनके लिए आपको अपलिफ्टमेंट का भी काम, सो ये क्लासेस होने जा रहे हैं। तो जुडिशरी जो ये आप देखोगे अगले 15 या 20 सालों तक, 1951 जैसे ही आपका 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेशनलाइज हो जाता है, उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस पी के बीच में कंटिन्यूअस टसल होने जा रहा है। ठीक है, वो गवर्नमेंट जो कि सोशलिस्टिक आइडियाज को अपना प्रिंसिपल्स मानती थी, ठीक है, वो करेंगे कि डीपीएसपी में जो गोल्स है, राइट्स को इग्नोर करो ना यार, हमारे ये जो कंट्री है इतनी डेमोक्रेटिकली मैच्योर नहीं हुई है, तो राइट्स को इग्नोर, मतलब उनका जो अप्रोच था, वेरियस गवर्नमेंट्स का जो अप्रोच था कि नहीं ठीक है, राइट्स की बातें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी, बट हमारी अभी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो रोटी कपड़ा मकान है, और रोटी कपड़ा मकान गरीबों को देने के लिए, क्योंकि एक सोशल इनइक्वालिटी है आज के डेट में भी, देखो सोशल इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। तो आपको अगर राइट्स देने हैं, ये अधिकार अगर देने हैं, इक्वालिटी के अधिकार देने हैं, तो आप वो चीज जो डीपीएसपी में जो गोल्स जो पुअर के लिए या सोशली, तो उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, एक ना एक चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सो उस टाइम फंडामेंटल अप्रोच यह था, एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट का अप्रोच ये था कि भाई नहीं, हमें गरीबों का ध्यान देना है, हमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का ध्यान देना है। और तो ये कंटिन्यूअस फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो कंटिन्यूअस पावर स्ट्रगल जो आप देखने जा रहे हो, तो वो इन केसेस में आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा एक और डिबेट कि आर्टिकल 13 पावरफुल है कि आर्टिकल 368 पावरफुल है, और एक प्री रिक्विजिट्स है इस वीडियो में हम लोग डेवलप करें इससे पहले एक प्री रिक्विजिट है, एंड दैट प्री रिक्विजिट इज कि आपको आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 13 लॉ के बारे में, व्हाट इज द लॉ, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 31 इसके बारे में आपको फंडामेंटल राइट्स में ये सारे आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी बिकॉज इन सभी आर्टिकल्स का मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता रहूँगा, और अगर ये आर्टिकल्स आपके टिप्स में नहीं है तो इस पूरे के पूरे केसेस को आप समझ नहीं पाओगे। इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं ये चीज़ें भी आपको बताता रहूँ कि आर्टिकल 13 क्या है बारीकी से, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, 31 क्या है, और फिर मैं उस केस को भी डिस्कस, तो इतना डिटेल में मैं नहीं जा सकता। सो आपने अगर ये आर्टिकल्स नहीं याद किया या एक ही बार पढ़ा, आपका रिवाइज्ड माइंड में नहीं है, तो मेक श्योर इस वीडियो को अभी के लिए पॉज कर दो और इन आर्टिकल्स को देखो, और फिर इस वीडियो पे वापस आओ और इसको कंटिन्यू करो। आर्टिकल 13 का मैंने स्नैपशॉट यहाँ दे दिया है। आर्टिकल 13 के 3 में व्हाट इज दिस लॉ, देन फंडामेंटल राइट्स को जो भी लॉ वायलेट कर रहे हैं वो लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 13 में डिस्कस किया गया है। सो आर्टिकल 13 की अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं सीधे केस पे मूव कर रहा हूं, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस को डिस्कस करने से पहले जरूरी है कि हम लोग जाने कि शंकरी प्रसाद केस एक्चुअली किस बैकग्राउंड में आया था। शंकरी प्रसाद केस एक्चुअली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। इंटरेस्टिंगली देखिए 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है और 1951 में ही आपको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। अमेंडमेंट के ऊपर एक चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में आता है, और उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी प्रोविजन जो अपने साथ लाता है तो उसको इम्प्लीमेंट ना होने देने के लिए ये शंकरी प्रसाद केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाएगा। अब उससे पहले कि हम लोग फर्स्ट शंकरी प्रसाद केस डिस्कस करें, ये देखते हैं कि एक्चुअली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया ही क्यों गया था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखिए 1950 का टाइम है। 1950 में क्या हुआ था, जमींदारी प्रथा आपकी थी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस आपके पास बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो कि हिंदी हार्टलैंड एंड इवन साउदर्न हार्टलैंड में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके पास कई एकड़ जमीन थी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो कि टेनेंट्स की तरह बेगार की तरह उनके जमीनों पे काम करते। सो लैंड रिफॉर्म, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट केम विद द लैंड रिफॉर्म लॉज, टेनेंसी लॉज, वेरियस काइंड ऑफ लॉज, जिससे कि ये जो लैंड है एक डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लैंड जो कि जमींदारों के पास या फिर एक पर्सन के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको डिसेंट्रलाइज करके दूसरे लोगों को भी या पुअर लोगों को भी दिया जाए। लेकिन अब ये लोग, ये जमींदार वगैरह जो है वो
हाई कोर्ट जाते थे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के, रिस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल में जो हाई कोर्ट स्टैब्लिश है उन हाई कोर्ट्स में जाके गवर्नमेंट के इन लॉज को, स्टेट गवर्नमेंट ला रही है जो डिफरेंट लॉज को, इस तरह के लैंड रिफॉर्म के लॉज, उनको चैलेंज करते थे। सो बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने तो इन लैंड रिफॉर्म लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल बोला कि नहीं 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 भाई, आप लोगों के पास बहुत सारा लैंड है, इतना लैंड नहीं चलेगा, आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसा करो कि भाई जो ये लॉ आया है, स्टेट गवर्नमेंट जो एक्ट लाई है उसको फॉलो करो और एक बियॉन्ड अ सीलिंग जो ज़मीन है वो आप स्टेट गवर्नमेंट को दे दो ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है इन पुअर लोगों को ये ज़मीन जो है वो बांट सके। दैट वाज अ फाइन, बट देन राइट टू इक्वालिटी का हवाला देते हुए, और दूसरा 19(1)(g) किसके साथ डील करता है, 19(1)(f) किसके साथ डील करता है, और आर्टिकल 31 का हवाला देते हुए, राइट, 19(1)(f) यू हैड राइट टू प्रॉपर्टी, आई एम सेइंग यू हैड बिकॉज 1978 में 19(1)(f) को डिलीट किया जा चुका है। देन 19(1)(g) किसके साथ डील करता है, 19(1)(g) एक्चुअली डील्स विद राइट टू ऑक्यूपेशन, और आर्टिकल 31 अगेन राइट टू प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। अभी ये अबॉलिश हो चुका है राइट टू प्रॉपर्टी वाला सेक्शन, बट बैक देन इन 1950 1960s जब हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइम की बात, तो उस टाइम आपको राइट टू प्रॉपर्टी ये सब चीजें थी। सो कुछ हाई कोर्ट्स ने तो ठीक है इन एक्ट्स को, जो स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म के एक्ट्स ला रही थी, उनको जायज ठहराया और बोला ठीक है स्टेट गवर्नमेंट्स यू कैन अप्रोप्रिएट properties or excess properties of the जमींदार and you can redistribute it among the poor people, poor farmers, ठीक है। बट कुछ हाई कोर्ट्स 19(1)(g) that is right to occupation, 19(1)(f) that is right to property and article 31 again right to hold and dispose the property का हवाला देते हुए इन लैंड रिफॉर्म लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया कि नहीं 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 ये गैर संवैधानिक है। डज नॉट मैटर कि जमींदारों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उन्होंने अपने धन से, अपने कर्मों से, या फिर अपने जिस भी पर्पज से उन्होंने उसको होल्ड कर रखा है, यू कैन नॉट टेक अवे गवर्नमेंट्स ऑफ द डे, ठीक है। अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूट ही करना है, आप अपना पैसा उनको दो, उनसे परचेज करो और अपने जो स्टेटेड गोल्स है वो पूरा करो, ठीक है, आप ऐसे छीन नहीं सकते। तो कुछ हाई कोर्ट्स ने इन लैंड रिफॉर्म लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ऑफ द डेज के पास इतना पैसा नहीं था कि मार्केट रेट पे उनको कंपनसेट किया जा सके, ठीक है, इन जमींदारों को कंपनसेट किया जा सके, और इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग 9th शेड्यूल, ठीक है। और भी चीजें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा, बट इस चैप्टर के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 31 में 31A ऐड करता है, ठीक है। 31A क्या करेगा, 31A इज गोइंग टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस पिछले स्लाइड में, इसी स्लाइड में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के चलते जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन जमींदारों ने होल्ड कर रखी थी, ठीक है, 31A जो कि ऐड हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, तो उससे 31A में ये प्रोविजन डाला जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जमींदारों की प्रॉपर्टीज जो विच इज प्रोटेक्टेड अंडर दीज 2 आर्टिकल उनको अप्रोप्रिएट कर सकती है, ले सकती है और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। दूसरा क्या है, 31B इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 31B क्या कहती है, तो 31B एक्चुअली बोलेगी कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज डाले जाएंगे, मतलब 9th शेड्यूल का इंट्रोडक्शन हो चुका है और 31B इसके थ्रू बोल रही है कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज डालेंगे वो जुडिशरी जो है उसका स्क्रूटिनी नहीं कर सकती, जुडिशरी जो है उसका रिव्यू नहीं कर सकती। अगेन 9th शेड्यूल भी जो है 1973 के ईश्वरानंद भारती केस में ये अबॉलिश कर दिया जाता है। बट अभी के लिए क्या है कि 31A के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ द डे को पावर दे दी गई कि भाई आप ले सकते हो प्रॉपर्टीज जमींदारों की, और 31B के थ्रू कि कोई भी लैंड रिफॉर्म अगर स्टेट लॉज या वेल इंटेंडेड लॉज जो है स्टेट गवर्नमेंट लाएंगी 30 तो 9th शेड्यूल में उसको डाल देना और जुडिशरी इसका रिव्यू नहीं करेगी, जो कि अभी तक हो रहा था, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अब होगा क्या, जब लैंड रिफॉर्म लॉज ही जब आ रहे थे स्टेट गवर्नमेंट, तब अगर हाई कोर्ट में लोग जा रहे थे, तो जब इस तरह का अमेंडमेंट आएगा ऑब्वियसली वो भी चैलेंज होगा आपके इसमें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। सो इट इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम
कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से दो स्पेसिफिक पॉइंटेड सवाल पूछे जाने हैं। ये दो सवाल है कि ये सुप्रीम कोर्ट आंसर अस टू थिंग्स। सबसे पहले आपने आर्टिकल 13 में बोला या कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि कोई भी ऐसा लॉ, आर्टिकल 13 में है ना, कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उस लॉ को आप नलीफाई कर दोगे, वो लॉ जो है एब्रोगेट हो जाएगा, वो लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सो एक ऐसा लॉ जो कि हमारे मतलब किसानों के, जमींदारों के पक्ष से बात हो रही है कि एक ऐसा लॉ जो कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ला रही है जो कि हमारे आर्टिकल 19(1)(f), 19(1)(g), आर्टिकल 31 का वायलेट, ठीक है। मतलब औरों का भी राइट है बट हमारे राइट्स का, जमींदारों के राइट्स का क्या, हमारे को भी 19(1)(f) ने कुछ राइट टू प्रॉपर्टी नाम का अधिकार दे रखा है, 19(1)(g) ने राइट टू ऑक्यूपेशन का अधिकार दे रखा है, आर्टिकल 13(1) ने राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी का राइट दे रखा है। तो हमारे राइट्स का क्या, ठीक है। 13 में आपने बोला कि भाई कोई भी लॉ, तो ये लॉ जो लैंड रिफॉर्म लॉज ये वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ला रही है उसको आप कैसे अलाउ कर रहे हो। सो 13(3) में ये पूछा गया कि आर कॉन्स्टिट्यूशनल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो आर्टिकल 36 के 8 के अंदर जो ये वेरियस स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ला रही है, क्या वो लॉ है क्या? अगर वो लॉ है, उनका पूछने का पर्पस यही था कि अगर वो लॉ है, अगला सवाल उनका यही होगा। हालांकि सवाल यही पूछा जाता है कि आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ 13(3), और ये सवाल पूछने का पर्पस ही था, ये था कि अगर लॉ है तो ये लॉ हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता, बिकॉज 13(2) जो है वो यही बात करता है। 13(2) क्या बात करता है कि इट प्रिवेंट्स लेजिस्लेचर फ्रॉम इनेक्टिंग एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला सवाल उनका ये था। सेकेंड सवाल ये था कि कैन लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट can parliament amend fundamental right using article 368, बिकॉज फंडामेंटल राइट को बहुत इम्यूटेबल पोजीशन दिया गया, बहुत सारे गाथाएं गाई गई थी फंडामेंटल राइट्स के पक्ष में कि राइट्स ये है वो है। तो क्या फंडामेंटल राइट्स जिसको इतना सेरेमोनियल पोजीशन हम लोगों ने दे रखा है, क्या उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है क्या? आर्टिकल 368 में ठीक है आपने अमेंडिंग पावर दिया, बट क्या उस अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 का यूज करते? ये दो सवाल पूछे गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसका क्या जवाब देने वाली है? सुप्रीम कोर्ट की अभी CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन अब सुनिए उन दो सवालों पे उनकी ऑब्जर्वेशन कि वो कहते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मान रहा हूं, इसको अल्ट्रा वायर्स नहीं मान रहा, इवन इफ इट इज वायलेटिंग राइट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ जमींदार, 19(1)(f) का वायलेशन, 19(1)(g) का वायलेशन, आर्टिकल 13(1), इवन देन आई एम सेइंग कि भाई ये जो है ये लॉ है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी तो एक लॉ ही था ना, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मैं अल्ट्रा वायर्स नहीं बता रहा। अब क्यों नहीं बता रहा? सो ये जो लॉ है, आर्टिकल जो दूसरा सवाल था आपका पिछली स्लाइड पे कि 13(3) में जो लॉ है, आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स अंडर आर्टिकल 360 लॉ अंडर द डेफिनेशन, सो उसका सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट इस केस के रिगार्ड में कही कि वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13(3) रेफर्स ओनली टू द ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। जब भी कोई लॉज जो है या फिर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर, और इसको सुनना, केयरफुली सुनना, आर्टिकल 368 के अंदर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जब आता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग लॉ नहीं मानेंगे फॉर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13(3), क्योंकि अगर लॉ मान लिया उस अमेंडमेंट को तो वो आर्टिकल 368 जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता था, ठीक है। और इस टाइम का जुडिशरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिचुएशन, यू हैड फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर जो कि अभी इंडिपेंडेंस मूवमेंट से आए थे, ठीक है। तो इस टाइम की जुडिशरी थी वो कहीं ना कहीं उस लाइन ऑफ लीडर्स में फेथ करती थी कि हाँ ये जो डिसीजंस ले रहे हैं पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए, सो इवन इफ दे आर टेकिंग अवे सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सो इट शुड बी अलाउड बिकॉज इट इज फॉर द लार्जर बेनिफिट। उस टाइम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में टसल का माहौल नहीं था, उस टाइम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक फेथ वाला एनवायरनमेंट था, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि भाई दूसरा सवाल था आपका कि जो ये 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ है या नहीं, उसका जवाब देते हुए बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं, 368 के अंदर जो अमेंडमेंट होंगे वो 13(3) में जो हमने लॉ की बात की थी वो वाला लॉ ये नहीं है, दिस इज स्पेशल लॉ एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल 368 का यूज करते हुए, अब ये दूसरा पॉइंट है कि आर्टिकल 368 का यूज करते हुए फंडामेंटल राइट्स का जो है वो अमेंडमेंट
किया जा सकता है। सो ये सुप्रीम कोर्ट ये आपके शंकरी प्रसाद केस में बोला जाता है डायरेक्टली कि यस पार्लियामेंट डज हैव राइट, कि आर्टिकल 368 का यूज करते हुए पार्लियामेंट कैन टेक अवे और अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को क्यों उस टाइम अमेंड किया जा रहा था? फंडामेंटल राइट्स को प्राइमरीली अमेंड किया जा रहा था क्योंकि डीपीएसपी में जो सोशल गोल्स मेंशन है उनको फुलफिल किया जाए। इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो कि सोसाइटी में जमींदार और इन पुअर फार्मर्स के बीच में, तो उनको दूर किया जाए। दैट इज अ गोल मेंशन इन टू द डीपीएसपी। सो अब अगर कंपैरिजन आप देखो कि डीपीएसपी को यहां प्राइमेसी दी गई या फंडामेंटल राइट्स को, तो डीपीएसपी को गोल्स मेंशन इनटू द डीपीएसपी इज गिवन प्राइमेसी थ्रू दिस केस। ठीक है, फंडामेंटल राइट को अगर बोल देती है जुडिशरी यहां इसको अमेंड किया जा सकता है, तो फंडामेंटल राइट ऑफ कोर्स इज नॉट बीइंग गिवन दैट लेवल ऑफ प्राइमेसी दैट इट शुड हैव बीन गिवन। ठीक है, सो डीपी इस केस से कंक्लूजन क्या निकला? सबसे पहले दो सवालों के हमने जवाब दिए कि 13(3) में जो लॉ का डेफिनेशन है वो लॉ का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए होल्ड नहीं करता। दूसरा हमने जो कंक्लूजन निकाला कि आर्टिकल 368 का यूज करते हुए फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट किया जा सकता है। और तीसरा जो हमने कंक्लूजन निकाला कि इस केस के थ्रू डीपीएसपी को एक हायर पेडेस्टल पे रखा गया और फंडामेंटल राइट्स को एक लोअर पेडेस्टल पे रखा। सो दिस इज समथिंग अबाउट योर शंकरी प्रसाद केस। नेक्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और ये सारे केसेस हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये सारे केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम आपको बता सके कि किस इन्वायरमेंट में या किस वजह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इमरजेंस होता है। अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर का कोई नामो निशान नहीं है ना। अभी हम लोग गोलकनाथ केस पढ़ने जा रहे हैं। गोलकनाथ केस 1967 में आप क्या आता है? आप गोलकनाथ केस में क्या होता है? पंजाब में दो गोलकनाथ ये ब्रदर्स होते हैं, गोलकनाथ ब्रदर्स, जिनकी तो अराउंड 300 एकर्स की जो प्रॉपर्टी है, लैंड जो है, वो पंजाब गवर्नमेंट अपने लैंड टीनेंसी लॉज के अंदर अप्रोप्रिएट कर लेती है, छीन लेती है, उनको डिप्राइव कर देती है उनके 300 एकर्स से। सो ब्रदर्स जो है वो पंजाब कोर्ट में जाते हैं। पंजाब कोर्ट सुप्रीम इसके फेवर में, हाई कोर्ट जो है इनके फेवर में जजमेंट देती है, गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट देती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हैं भाई 19(1)(f) में हमारा राइट है, 19(1)(g) में हमारा राइट है, आर्टिकल 31 में हमारा राइट है, आर्टिकल 14 का वायलेशन, जितने भी आर्टिकल ये बोल सकते थे सबका वायलेशन ये पिटीशन के थ्रू ये गोलकनाथ ब्रदर्स साइट कर देते हैं। ठीक है, और ये भी बोलते हैं कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, उसको भी आप नलीफाई करो और उस अमेंडमेंट को भी नलीफाई करो जो कि 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज ये 9th शेड्यूल ही जो है वो डिफरेंट लॉज को रिव्यू से बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है, ये स्टैंड होता है। ठीक है, इसका गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ ब्रदर्स का। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करने जा रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू कंप्लीटली टेक डिफरेंट पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस 1951 में क्या पोजीशन लिया था कि नहीं, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट इज समथिंग सेकेंडरी टू द डीपीएसपी, बट यहां कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशन लिया जाएगा। 11 बेंच की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है इस गोलकनाथ वाले केस में और 6-5 की थिन मेजोरिटी से एक जजमेंट आता है। और 6-5 की इस थिन मेजोरिटी से जजमेंट क्या आने वाला है आप लोग स्क्रीन के साइड पढ़ लेना, मैं जस्ट आपको ब्रीफली या एसेंस इस केस का बता देता हूँ। सो फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हुआ चीज़ है, हमने राइट्स दिए, इस राइट को स्टेट की ड्यूटी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इन राइट्स को इम्यूटेबल राइट्स बोला जाता है, ट्रांसेंडल, जितने भी पॉजिटिव वर्ड, जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ड इस टाइम फंडामेंटल राइट्स का इस केस के पर्सपेक्टिव में आप यूज कर सकते हो, आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज फंडामेंटल राइट कहाँ गया, ओवरटर्न्ड इट्स ओन जजमेंट इन प्रीवियस केस एंड अकॉर्डेड इम्यूटेबल पोजीशन टू द फंडामेंटल राइट। और बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स अंडर आर्टिकल, अब ये उस सवाल का जवाब फिर से दे रहा है जो कि हमने शंकरी प्रसाद केस में उठाया था कि आर्टिकल 13(3) के अंदर जो लॉ है वो लॉ सेम है या नहीं आर्टिकल 368 से जो लॉ आ रहा है। तो उसका जवाब ये दे रहा है कि सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 से जो अमेंडमेंट होता है वो अमेंडमेंट भी, और इसको केयरफुली आप लोग सुनना, कि वो अमेंडमेंट भी लॉ माना जाएगा 13(3) के
अंडर। और जैसे ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक लॉ मान लिया 13(3) के अंदर, तो 13(2) एक्टिवेट हो जाता है। और फिर 13(2) बोलेगा कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस टाइम है, तो हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे भाई उस लॉ को, वो लॉ ऑपरेशनलाइज ही नहीं होगा, लॉ वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, बिकॉज हमने 13(2) में बोला हुआ है कि कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं, फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती, और इसलिए फंडामेंटल राइट्स सबका माई बाप है। सो यहां फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में इस केस के थ्रू अगर कंपैरिजन करें, तो इस केस में, दैट इज गोलकनाथ केस 1967, इस केस में फंडामेंटल राइट को प्राइमरी पोजीशन या हायर पेडेस्टल पे जगह दी जाती है। ठीक है, यहां क्लियरली बोला जाता है कि डीपीएसपी के गोल्स को आप, हे स्टेट डीपी या हे पार्लियामेंट, हे एग्जीक्यूटिव, हे गवर्नमेंट ऑफ द डे, डीपीएसपी में जो स्टेटेड गोल्स है उसको आप इंप्लीमेंट करो, बहुत अच्छी बात है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, वो आपको फुलफिल करना है, बट उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को आप लोग अमेंड नहीं करोगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज गोलकनाथ केस में 1967 में बोला जाता है। अब 1967 प्लीज अब पॉलिटिकल सिचुएशन याद करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम क्या प्रिवेल कर रही थी 1967 में? हु वाज द लीडर? सो यू हैड दिस मैडम इंदिरा गांधी। ठीक है, काफी डोमिनेंट, काफी स्टबर्न, और पॉलिटिकल सिचुएशन अगेन देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इनकी पोजीशन जो है वो वीक हो रही थी। कामराज वगैरह ये लीडर्स थे, वो अपना होल्ड चाहते थे। मैडम 1969 में कांग्रेस का डिवीजन भी होता है, और मैडम को अपनी एक इमेज बनानी थी, अपनी छवि बनानी थी, और उस चक्कर में मैडम ने गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा मकान, इस तरह के स्लोगन्स के साथ आती है। तो उस टाइम की जरूरत, पॉलिटिकल जरूरत मैडम की क्या थी कि सोशलिस्टिक आइडियोलॉजीज के तरफ ये मैडम मूव हो, है ना। तो उनको सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी की तरफ अगर मूव होना है, तो उनको डीपीएसपी में जो गोल्स मेंशन्ड है, सोशलिस्टिक गोल, उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी। अब उनको अगर इंप्लीमेंट करना है तो डीपीएसपी को प्राइमेसी आपको देनी पड़ेगी, और डीपीएसपी को अगर प्राइमेसी देनी है, डीपीएसपी पे गोल, तो आपके आर्टिकल, कई बार ऐसे लॉ लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर गरीबों को ऊपर उठाना है, वुमेन को ऊपर उठाना है, एससी एसटीज को ऊपर उठाना है, तो कई बार राइट टू इक्वालिटी को, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी, तो उनको वायलेट करना पड़ेगा। अगर किसी को आप स्पेशली ट्रीट करने जा रहे हो, स्पेशल ट्रीटमेंट देने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से तो रिसोर्सेज जो कि सबके लिए रखे गए हैं। ठीक है, किसी एक को अगर ज़्यादा जाना है तो किसी और एक दूसरे का राइट खत्म होगा। तो सिमिलरली आर्टिकल 14 जो गोल्स मैडम गांधी चाहती थी इंप्लीमेंट करना, वो गोल्स विदाउट आर्टिकल 14 के वायलेशन के वो गोल्स फुलफिल नहीं हो सकते थे डीपीएसपी में जो गोल्स मेंशन है। ठीक है, डीपीएसपी जब आप प्रॉपर्ली, उसके ऊपर वीडियो हम लोग रिलीज कर चुके, डीपीएसपी जब आप लोग प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और बिकॉज डीपीएसपी के गोल्स मैडम को मेंशन वो करने थे, इंप्लीमेंट करने थे, तो उनको ये सर का गोलकनाथ केस में जो सर ने जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। डीपीएसपी ठीक है, आप गोल्स इंप्लीमेंट करो, बट उसके लिए फंडामेंटल राइट्स आप नहीं छेड़ सकते। तो मैडम को ये केस पसंद आएगा क्या? मैडम को ये जजमेंट पसंद आने वाला है? द आंसर वुड बी नो। मैडम कहेगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा जजमेंट, ऐसा जजेस मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे कमिटेड जुडिशरी चाहिए। ठीक है, ये कमिटेड जुडिशरी अगेन पॉलिटिकल सिचुएशन, और इस तरह की बात ऐसी, मी टीचिंग यू, आई हैव अ ड्यूटी कि मैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊँ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी पढ़ाऊँ, बट इस तरह के लैंग्वेज आपको आपके मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस में। इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो दैट आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। ये सब मेंस और इंटरव्यू में इस तरह की लैंग्वेज, आई एम टेकिंग द लिबर्टी बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, सर्टन थिंग्स, सो आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी एट माई ओन रिस्क, अ लीगल केस being slapped on me। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इस तरह की लैंग्वेज नहीं बनानी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट विद दैट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैडम क्या करेंगी? मैडम को ये जजमेंट नहीं पसंद आया तो मैडम पावरफुल है, मैडम के पास पार्लियामेंट में नंबर्स हैं। मैडम के पास अगर नंबर्स हैं तो मैडम करेंगी, 2 अमेंडमेंट के साथ आएंगी। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ मैडम आ रही हैं, और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ मैडम आएंगी। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ क्या बोलेंगी? तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मैडम आर्टिकल 13(4) डालने जा रही है। अभी
तक आर्टिकल 13 में 3 क्लाउज है, आर्टिकल 34 डालने जा रही हैं और आर्टिकल 368 में भी अमेंडमेंट करने जा रही हैं मैडम। और आर्टिकल तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज यूपीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अमेंडमेंट्स जो हैं 13(4) और 368 में अमेंडमेंट करके मैडम क्या करती हैं, मैडम कहती हैं कि जो वो इसके पास पार्लियामेंट के पास जो है वो एब्सोल्यूट पावर है किस चीज़ की, कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। इन दोनों में चेंज करके ये बोलती हैं। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक चीज़ और करता है, वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जो कि प्रेसिडेंट को बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी एक्ट्स बिल आपके पास आएंगे, CAA के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के जो भी बिल्स आपके पास आएंगे पास होकर लोकसभा राज्य, वो आपको साइन करना है। उसमें आप ये वीटो वगैरह एक्सरसाइज करने का मत सोचना, ये हम कॉन्स्टिट्यूशनली कंपेल कर सकते हैं और वही पोजीशन आज भी है। सो दैट वाज अबाउट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या होता है? सो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज गोइंग टू इंसर्ट 13(1)(c). 13(1)(c) के इंट्रोडक्शन से क्या बोला गया? 13(1)(c) के इंट्रोड्यूस करके 13(1)(c) को कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक 31A आर्टिकल 31 31 की बात कर, सो 31A अगर असावधानी के तौर पे मैंने अगर आर्टिकल 13 अभी पिछले 2 मिनट में बोला है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आर्टिकल 31 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 31 में A एंड B सब क्लाउजेज ऑलरेडी ऐड हो चुके थे, ठीक है। अब C ऐड कर रही है मैडम थ्रू 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 31C को अमेंडमेंट से या 31C के एडिशन से क्या होता है कि 31C में ये बोला जाता है कि कुछ गोल्स मेंशन्ड है 39B एंड 39C में, ठीक है। और उन गोल्स को आप लोग स्क्रीन पे देखते रहना जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि 39B और C में कुछ सोशलिस्टिक गोल्स मेंशन्ड है और उन गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन पार्लियामेंट करती है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 19। इन 2 सब आर्टिकल्स में जो सोशलिस्टिक गोल्स मेंशन्ड है, इन 2 सब आर्टिकल्स में सोशलिस्टिक गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लाती है और वो लॉ अगर आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करता है तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। अगेन अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन क्या कहलाता है? कंपैरिजन में देखोगे कि डीपीएसपी को अगेन मैडम इन अमेंडमेंट्स के थ्रू डीपीएसपी को एक प्राइमरी पोजीशन अपर पेडेस्टल पे डाल देती है और फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं डीपीएसपी के कंपैरिजन में सुबॉर्डिनेट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब अगर की जा रही है तो केशवानंद भारती केस आएगा, ठीक है। ये केस में सुप्रीम कोर्ट अगेन जंप मारेगी, बट इस केस में एक टसल के नजरिए से मत देखिएगा। ये केस कहीं ना कहीं अभी तक इन्वॉल्वमेंट क्या है? जुडिशरी गोलकनाथ केस में एक जजमेंट के साथ आती है, उसको एग्जीक्यूटिव जो है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये तो वो चीजें हैं जो कि मैंने अभी आपको डायरेक्टली जो कि बुकिश थी वो बता दी, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच एक टसल चल रहा है। वो सारे जजेस को पनिशमेंट ट्रांसफर या फिर पनिशमेंट पोस्टिंग दी जा रही है जो कि जुडिशरी की लाइन को टो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंट इट इज वेरी नेसेसरी कि एक फाइन बैलेंस बनाया जाए, और वो फाइन बैलेंस फाइनली केशवानंद भारती केस के थ्रू बनता है। केशवानंद भारती केस एक्चुअली केरला से रिलेटेड है। केरला में एक मठ के महंत थे केशवानंद, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई है। जो केशवानंद भारती केस में मेन वो थी 1973 में एक केस सुप्रीम कोर्ट में लैंड किया करता है, और इसमें ये मठ के महंत थे जिनकी की लैंड जो है, उस मठ की लैंड जो है वो केरला गवर्नमेंट कुछ लॉ लाके डिप्राइव कर देती है, ठीक है। तो स्वामी केशवानंद भारती केस चैलेंज केरला गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म एक्ट विच सॉट टू इंटरफेयर विद द मैनेजमेंट ऑफ मठ्स प्रॉपर्टी, ठीक है। और मठ की प्रॉपर्टी आप क्या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन की अगर प्रॉपर्टी ले लेते हो तो वो किस आर्टिकल का वायलेशन है? यू हैव दिस आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 की वायलेशन ये केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। और क्वेश्चन एक जो उठाया जाता है, क्वेश्चन इज कि डज पार्लियामेंट हैव अनफेटर्ड राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये पहला सवाल ये पूछा जाता है, और इसको डिसाइड करने के लिए 13 बेंच, अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
जो है वो केशवानंद भारती केस में बैठती है। तो केशवानंद भारती केस में जब ये 13 बेंच बैठती है तो 7-6 के अगेन थिन मेजोरिटी से डिसीजन आता है, और ये डिसीजन HR खन्ना लेड जो बेंच थी उसे डिसीजन क्या आने वाला है। सो कोर्ट हियर अटेम्प्टेड टू सेटल दिस जुडिशियल एग्जीक्यूटिव टसल बाय यील्डिंग सम स्पेस टू द पार्लियामेंट। अब कुछ स्पेस ये केस जो है वो पार्लियामेंट को देने जा रही है। वो स्पेस क्या है कि बोलती है ठीक है 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैडम जी आपने जो किया कोई गलत नहीं है, हम लोग आपको 24th 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनल मानो, हमने पास किया, बट जब व्हेन यू आर सेइंग कि फंडामेंटल राइट्स को लिया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, तो मैडम एक बात हमारी भी मान लो, और वो बात क्या है कि फंडामेंटल राइट में आप ऐड या चेंज वगैरह कुछ कर सकते हो, बट वो एडिशन या वो चेंजेस इनटू द फंडामेंटल राइट शुड बी विद इन द ब्रॉड आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल या ब्रॉड गोल्स ऑफ विद इन द लिमिट्स ऑफ ब्रॉड गोल्स मेंशन्ड इनटू द प्रीएम्बल। अब इसको प्रीएम्बल की समझ आपको होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं, जो लाइन बोल रहा हूं कि प्रीएम्बल में जो गोल्स मेंशन्ड है उन्हीं को इंप्लीमेंट या उन्हीं को मटेरियलाइज करने के लिए अब फंडामेंटल राइट्स में जो चेंजेस करने हैं वो उस लाइन में होने चाहिए। Recognize Parliament's special responsibility towards fulfilling this social goal mentioned into the DPSP, but evolved। अब यहाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कि मैडम देखो आपको जो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट अमेंड करना है, DPSP सिटीजन जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज इस चीज को आइडेंटिफाई करो कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है, कुछ बेसिक चीजें हैं, प्लीज आप इस चीज को एग्री करो। और प्लीज अभी तो प्लीज बोल रहा हूं, अगर नहीं तो फिर मैं अपना डंडा चलाऊंगा अंडर आर्टिकल 131 एंड 142। सो अभी प्लीज इसको मानो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ यूनिक चीजें हैं, ठीक है, उन यूनिक चीजों को हम पहचानेंगे, एज ए सुप्रीम कोर्ट हम पहचानेंगे और कंटिन्यूअसली टाइम के साथ हम इसका दायरा बढ़ाते भी रहेंगे, ठीक है, आप नहीं पहचानोगे इस चीज को। और आज हम लिस्ट करने जा रहे हैं इन केशवानंद भारती केस, इट इज बीइंग टोल्ड टू द एग्जीक्यूटिव और टू द पार्लियामेंट कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हम आज आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ एलिमेंट्स बताएंगे, और ये बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होगा कि ये वो चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने कोर मानी थी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और वो कोर चीजों के साथ आप छेड़छाड़ मत करना, मतलब एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के कोई स्लाइटली इंडिकेशन दिया जाता है कि उन चीजों के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करना, बाकी चीजों के साथ छेड़छाड़। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या, तो डेमोक्रेसी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या फॉर्म ऑफ पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेसी है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल को आप आप बोलो कि हमारे पास मेजोरिटी है, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं और हम लोग इसको डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी कर रहे हैं, हमारे पास नंबर है, हम इसको रिपब्लिकन को जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर रहे हैं, हमारे पास नंबर है, फेडरलिज्म को हम यूनिटरी कर रहे हैं, हमारे पास नंबर्स हैं और भी बहुत कुछ है जो है वो हम चेंजेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या करने जा रहे हैं, इस केस के थ्रू एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने जा रहे हैं, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम टाइम टू टाइम एक्सपेंड करते रहेंगे, और उस बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो एलिमेंट्स हम लोग डालते रहेंगे। अभी 3-4 एग्जांपल जो मैंने दिए, जैसे सेक्युलरिज्म है तो आप कम्युनल नहीं बना सकते स्टेट को, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिख सकते बाई प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा या नेचर ऑफ पॉलिटी जो है वो कम्युनल होने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का गोल, ये तरह की बातें आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ से 1973 में ये बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो आता है। फंडामेंटल राइट और एनी अदर part of constitution can be amended provided that this amendment does not spoil the basic structure of the Indian constitution। और केशवानंद भारती केस से इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7-8 एलिमेंट, आज के डेट में देयर आर 20 एलिमेंट्स इनटू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस से इसका इमरजेंस हो जाता है। अब केशवानंद भारती केस ने कुछ जजमेंट्स दिए हैं, ठीक है, तो उसका काउंटर होगा, और वो काउंटर 1976 में होगा। 1973 में केशवानंद भारती के 1976 में काउंटर आता है, और काउंटर क्या है कि रिएक्शन ऑफ पार्लियामेंट आता है, रिएक्शन ऑफ मैडम आता है। आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड डिक्लेयरिंग दैट देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल ओवर द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट ओनली 39B और C। 25th अमेंडमेंट में मैडम ने क्या बोला था, 25th अमेंडमेंट में मैडम ने बोला था कि 39B और C के गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 का अगर वायलेशन होता है तो कोई बात नहीं, बट 42nd अमेंडमेंट में मैडम एक और रिजिड पोजीशन लेती है, और इस रिजिड पोजीशन में बोला जाता है, मैडम बोलती है कि सिर्फ 39B और 39C के लिए नहीं भाई,
पूरे के पूरे डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स में से 14 और 19 आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायलेशन मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, और वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने जा रही हूँ बाय वे ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और वो लिखती भी हैं ऐसा, ठीक है। ये बोलती हैं कि नॉट ओनली 39B and C बट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द डीपीएसपी, और फिर से डीपीएसपी को जो है मैडम हायर पेडेस्टल पे डाल देती है विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। बट फाइनली 1980 में मिनर्वा मिल केस आता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो ये एक डिबेट चल रही है कि कौन बाप और कौन बेटा, तो उसको एक फाइन बैलेंस देने की कोशिश करता है। जब डीपीएसपी हम लोग पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये बताते हैं कि इंडियन सिस्टम इज placed on a bedrock, find a balance of the bedrock of balance between this fundamental right and to the DPSP, ठीक है। इसमें जब तक बैलेंसिंग व्हील रहेगा, ये बैलेंस रहेगा फंडामेंटल राइट एंड डीपी, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इन दोनों में फाइन बैलेंस की जरूरत है, नहीं तो सिस्टम नहीं चलेगा। मैनेजमेंट ऑफ मिनर्वा मिल केस जो है वो ले लिया जाता है, और फिर इसके जो ऑनर्स हैं वो वहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग वो चैलेंज्ड एल्सो मेनी। अब रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि आपका जस्ट अ मोमेंट कि पार्लियामेंट हैज़, ये इस केस में बोला जाता है आपके मिनर्वा मिल केस में कि पार्लियामेंट के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने की जो पावर है वो लिमिटेड पावर अंडर आर्टिकल 368। ऐसा नहीं है कि हमने अनलिमिटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनलिमिटेड पावर दे दी है, ये लिमिटेड पावर है, और पार्लियामेंट को ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का लिमिटेड पावर जो है लिमिटेड वे में ही यूज़ करना चाहिए, आर्बिट्रेरी वे में ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। Parliament cannot grant itself unrestrained power of amending the constitution, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि डीपीएसपी के गोल्स हमें वो करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, मटेरियलाइज करने हैं, तो हम किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ फाइन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। सो यहाँ जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कहीं ना कहीं डिबेट है वो मिनर्वा मिल केस में सेटल की जाती है बाई सेइंग कि नहीं, दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। और साथ के साथ सभी केसेस जो अभी हमने देखे आफ्टर केशवानंद भारती केस इन 1973, ठीक है, तो उसके बाद एक एक एलिमेंट, दो एलिमेंट सुप्रीम कोर्ट ऐड करती रहती है। एंड फाइनली व्हाट यू डू हैव टुडे इज दिस लिस्ट ऑफ, दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, 20 आइटम्स अभी हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रूल ऑफ लॉ, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड दिस। सो ऑल दीज एलिमेंट्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और इन सभी लिस्ट को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये आपके प्रीलिम का फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन हो सकता है, ठीक है। तो ये आज इवॉल्विंग प्रोसेस है, एक पॉइंट जो है इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसमें और भी एलिमेंट जो है ऐड होते रहेंगे। अब जो जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, अगर इन सभी केसेस को आपको एक ही स्लाइड में पढ़ना है, सो दिस इज हेयर, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से आपके हट जाता हूं सो दैट आप लोग देख सको। यहाँ वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेना, हालांकि पीडीएफ भी हम लोग दे देंगे आपको इसका, बट स्टिल अगर स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ टेलीग्राम में नहीं मिलता है, टेलीग्राम का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। नाउ देयर आर 4 क्वेश्चन दैट आई एम लीविंग विद। और एक चीज़ और जो मैंने बताया था बट मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसका जो लिस्ट है ये कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होने का स्कोप है, ठीक है। और इसे जुडिशरी ने बनाया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जुडिशरी ने इमर्ज किया है, जुडिशरी इसकी जनक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस चैप्टर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देयर आर 4 क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट। अगेन मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ और 10-10 सेकंड के लिए इसको होल्ड कर रहा हूँ। अगर आपको 10 सेकंड में नहीं समझ में आता, ऑफ कोर्स नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करना, ठीक है, और फिर इसको रीड करना और कमेंट में इसको रिप्लाई करना है। फर्स्ट सेकेंड इसको वीडियो को पॉज करो और फिर रीड करो। मैं 3rd क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ, अगेन वीडियो को पॉज करो और मूव करो, एंड देन 4th। सो दीज आर द 4 क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट
एंड टेल अस इनटू द कमेंट सेक्शन, वी विल रिव्यू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग चैप्टर का एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यूनिट 2 में एंटर करेंगे ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर एंड ऑल दीज चैप्टर हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। ठीक है, एनवायरमेंट भी आपका कवर हो चुका है, साइंस एंड टेक भी आपका कवर हो चुका है। सो अंटिल वी कम, उसका प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। सो अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।